आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अरोड़ा क्लासेस में। और मैं हूं एडवोकेट राजकुमार अरोड़ा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अरोड़ा क्लासेस। जैसे कि आप सब लोगों को पता ही है कि देहरादून में मेरा अरोड़ा क्लासेस के नाम से टैली अकाउंटिंग टैक्सेशन कोर्स का इंस्टीट्यूट है। जो भी टैली अकाउंटिंग टैक्सेशन कोर्स करना चाहता है, देहरादून से है, तो ज्वाइन कर सकता है। 100% जॉब गारंटी है। 100% जॉब गारंटी है का मतलब आफ्टर 6 मंथ बाद मैं जॉब दिलाता ही दिलाता हूँ कोर्स के। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हमारा है अकाउंटेंट फ्रेंड्स के लिए बहुत ही अच्छा है। ईपीएफ से रिलेटेड है, ईपीएफ क्लैरिफिकेशन के बारे में है। और फिर हम टैली में ईपीएफ की एंट्रीज कैसे करते हैं उसके बारे में सुनेंगे। नेक्स्ट वीडियो मेरा आएगा एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम के बारे में, ईपीएस के बारे में। ठीक है। तो ये वाला भी देखिए। और नेक्स्ट वाला देखने के लिए, एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम के लिए, पहले से ही आप लोग सब्सक्राइब जिसने कर रखा है ठीक है, गुड। और जिसने नहीं करा है, जो पहली बार है वीडियो में देख रहे हैं, तो एम्प्लॉयज पेंशन एम्प्लॉयज इंश्योरेंस स्कीम देखने के लिए, ये ईएसआई के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, आप अगर चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे चैनल में कॉमर्स, लॉ और अकाउंटेंट फ्रेंड्स के लिए, चाहे वो टैली हो, चाहे अकाउंटिंग हो, पूरी कंप्लीट, चाहे टैक्सेशन हो। टैक्सेशन बहुत वाइड है, टैक्सेशन के अंदर सब कुछ आता है। इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस, ईपीएफएसआई, कस्टम ड्यूटी, सबके मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। तो आप उसको देखिए और समझिए, अपनी नॉलेज बढ़ाइए। और अकाउंटेंट फ्रेंड्स इसको देख कर समझेंगे कि हमने एंट्रीज टैली प्राइम में कैसे करनी है, कैसे पास करनी है। जो कोई कंफ्यूजन लगती है, मुझे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। ईपीएफ एमपी एक्ट 1952 कहता है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 है। ईपीएफ एमपी एक्ट 1952, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ईपीएफ एंड एमपी एक्ट 1952 इज टू कीप थ्री फंड्स। 3 फंड्स बनाने का ऑब्जेक्टिव था। क्या? प्रोविडेंट फंड, इट इज गवर्न बाय द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, ईपीएफ स्कीम्स 1952। इसका एक तो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव था प्रोविडेंट फंड बनाना। पेंशन फंड, इट इज गवर्न बाय द एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम, ईसीएस 1995। पेंशन फंड बनाने का था, जो कि ईसीएस पेंशन स्कीम्स में कराता है, 1995 में आता है ये। और एक था एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस, ईडीएलआई फंड, इट इज गवर्न बाय द एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम 1976। तो 3 फंड आपको ध्यान रखने हैं। 1952 के थ्रू हमने जो प्रोविडेंट फंड बनाया है, और मिसलेनियस एक्ट 1952 में बनाया है। तो प्रोविडेंट फंड है 1952, पेंशन फंड है 1995, एम्प्लॉयज ईडीएलआई है तो 1976। ठीक है। अब इसको कैसे कैसे हम करेंगे, क्या क्या करेंगे, रूल्स वगैरह क्या है, इसके बारे में देखते हैं। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड मीन्स फ्यूचर फ्यूचर फंड और रिटायरमेंट फंड। जाहिर सी बात है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड का मतलब क्या है? हम एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड बना रहे हैं एम्प्लॉय के लिए, फ्यूचर के फंड के लिए, यानी फ्यूचर के बेनिफिट। जब वो रिटायर्ड होगा, जब वो काम छोड़ देगा या किसी भी परिस्थिति की वजह से, तो उसको एक फंड मिले, उसको एक पैसा मिले। ठीक है। या फिर रिटायरमेंट के समय उसको कोई पैसा मिले। अब आते हैं एप्लीकेबिलिटी, ये किसके लिए एप्लीकेबल है। अब देखते हैं कि ये किसके लिए अप्लाई होता है ईपीएफ। इट इज विद रिस्पेक्ट टू एम्प्लॉयर, एस्टेब्लिशमेंट, फैक्ट्री, कंपनी। अब अगर मान लेते हैं कोई प्रोप्राइटरशिप्स है, या कोई भी फैक्ट्री है, कंपनी है, एस्टेब्लिशमेंट है, तो क्या इसकी कंडीशन है? तो कंडीशन ये है फ्रेंड्स, एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट डिपेंड्स ऑन एम्प्लॉय स्ट्रेंथ। एम्प्लॉयज की स्ट्रेंथ कितनी है किसी ऑर्गेनाइजेशन में। अगर एम्प्लॉय स्ट्रेंथ 20 और मोर, अगर 20 या मोर, 20 या 20 से ज्यादा है, एम्प्लॉय स्ट्रेंथ मिनिमम 20 एम्प्लॉयज मैंडेटरी। ठीक है। वेयर एम्प्लॉय स्ट्रेंथ इज बिलो 20 इज ऑप्शनल वॉलंटरी विच डिपेंड्स ऑन कंपनीज एंड मेजॉरिटी ऑफ एम्प्लॉयज। अगर आपके कंपनी में जहां भी आप काम करते हैं 20 या 20 से ऊपर एम्प्लॉय हैं, तो आपका ईपीएफ कटेगा। और अगर आप ऐसी जगह पे काम करते हैं जो 20 से कम एम्प्लॉय हैं और ईपीएफ कट रहा है,
तो वो ऑप्शनल है, वो आपको बॉस अपनी मर्जी से या ज्यादातर इम्प्लॉयज की मर्जी से ईपीएफ काट रहा है। काट सकते हैं लेकिन कंपल्सरी नहीं है लॉ के हिसाब से। ठीक है, तो कंपल्सरी कब हो जाता है? जब 20 या 20 से ज्यादा इम्प्लॉयज हो जाते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो ईपीएफ में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी हो जाता है और उनके फंड में से पैसे पैसे डिडक्ट करना जरूरी हो जाता है। ठीक है, उनके 12% और बाकी अपने 12%, जैसे कि आगे बताएंगे, तो कंपल्सरी हो जाता है। अच्छा, ये आता है कि इट इज ऑप्शनल वॉलंटरी विच डिपेंड्स ऑन द कंपनी एंड मेजोरिटी ऑफ एम्प्लॉयज। कंपनी और एम्प्लॉयज की मेजोरिटी के हिसाब से ध्यान में रखा जाता है कि अगर 20 से कम, मान लेते हैं 18 है हमारे कंपनी में एम्प्लॉय, तो 18 एम्प्लॉय से हमने पूछा भाई एम्प्लॉय आपका फंड काटा जाए या नहीं काटा जाए, तो उसमें से 18 में से 16 ने, 10 ने कह दिया हाँ जी काटा जाए, तो मेजोरिटी क्या होगी? 10/8। ठीक है, तो 8 ने नहीं कहा, 10 ने कह दिया, तो काटा जाएगा। खैर ये तो इंटरनल प्रोसेस है। आप देखते हैं नोट, फॉर द पर्पज ऑफ एप्लीकेबिलिटी एम्प्लॉइज ऑल ऑफ द ब्रांचेस आर टू बी काउंटेड। ध्यान रखना कि एप्लीकेबिलिटी एम्प्लॉइज की करने के लिए ऑल ऑफ द ब्रांचेस आर टू बी काउंटेड। अब मान लेते हैं ए ब्रांच है मेरी, बी ब्रांच है, एक दिल्ली में है, एक नोएडा में है। तो मैं चाहता हूँ कि पता करने के लिए कि भाई मेरा ईपीएफ में आ रहा हूँ नहीं आ रहा हूँ, तो मैं देखूंगा दिल्ली वाले में कितने एम्प्लॉई हैं, 10। नोएडा वाले में कितने एम्प्लॉई हैं मेरे पास, 8। तो मैं एप्लीकेबल नहीं हूँ। और ऐसे ही मैं देखता हूँ अगर मेरे पास ये एम्प्लॉई टोटल होने के बाद 20 से ऊपर हो जाते हैं तो मैं एप्लीकेबल हूँ और ईपीएफ में रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी हो जाएगा। नंबर 2, once the act is applicable, it is forever even if employee stands falls below the specified limit 20 employees। अगर ये एप्लीकेबल एक बार हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये एप्लीकेबल एक बार हो गया तो ये तब तक चलता रहेगा जब 20 से कम एम्प्लॉयज नहीं हो जाते और हम इसको सरेंडर नहीं कर देते हैं। 20 से कम एम्प्लॉयज हो गए और हमारे लगातार कम होते जा रहे हैं, तो हम इसको सरेंडर कर देंगे और उसके बाद हम इसके लिए कंपल्सरी, हमारे लिए कंपल्सरी नहीं होगा। तो इन शॉर्ट आपको सिर्फ एक ध्यान रखना है, 20 या 20 से ऊपर होने पर ईपीएफ कंपल्सरी हो जाता है। तो फ्रेंड्स मैं एक बार फिर से बता दूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, स्पेशली अकाउंटेंट फ्रेंड्स जो अकाउंटेंट हैं, आगे की नॉलेज गेन करना चाहते हैं और जो अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं और अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसके अलावा अगर वो देहरादून से रिलेटेड है तो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। मैं ऑनलाइन कोर्स नहीं चलाता हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि मैं ऑनलाइन कोर्स में नहीं बता सकता हूँ, ऑफलाइन ही बता सकता हूँ, क्योंकि मैं 100% जॉब की गारंटी दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं, एक्सेप्ट अप्रेंटिसेस कवर्ड इन दी अप्रेंटिस 1961। एलिजिबिलिटी क्या है? इट इज विद रिस्पेक्ट टू एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज के हिसाब से देखते हैं, employees whose basic salary is up to rupees 50,000 per month are called as covered employees, eligible employees. It is mandatory to extend PF benefits to the employees whose basic salary is 50,000 less। 15,000 रुपये से ज्यादा उस बेसिक सैलरी 50 अप टू 50,000, 15,000 रुपये तक की अगर सैलरी होगी, ठीक है, 15,000 रुपये तक की सैलरी है, तो वो इस कैटेगरी में आता है कि उसका ईपीएफ कटेगा। और अगर 15,000 रुपये से कम है, उस बेस सैलरी 50,000 लेस मैंडेटरी है। एम्प्लॉइज हुज बेस सैलरी इज मोर देन 50,000 पर मंथ इज कॉल्ड एज एक्सक्लूडेड एम्प्लॉइज, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर गेटिंग पीएफ बेनिफिट। जिनकी सैलरी 15,000 रुपये से ज्यादा है वो पीएफ का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं, उन पर पीएफ नहीं कटेगा। बट द कंपनी में एक्सटेंड पीएफ बेनिफिट टू द एक्सक्लूडेड एम्प्लॉइज एज अ कंपनी पॉलिसी। अगर कंपनी की पॉलिसी है तो 15,000 रुपये से आपकी ज्यादा सैलरी है, मान लेते 18,000 रुपये सैलरी है, तभी भी आपका पीएफ कट सकता है। कंपनी की पॉलिसी है भैया कि वो दे रही है, ठीक है, एम्प्लॉय को, भैया अपना 12% दे रही है, एम्प्लॉय से तो काट रही है, वो तो वापस मिलेगा, एम्प्लॉय को तो कोई नुकसान नहीं है, एम्प्लॉयर तो अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है ना 12%। तो ये कंपनी की पॉलिसी पे डिपेंड करता है। अगर 15,000 से ज्यादा, आपको क्या याद रखना है, 15,000 या उससे कम की सैलरी जनरली होने पर पीएफ कटता है। Hence, hence seeding
वेज लिमिट थ्रेशोल्ड लिमिट इज 15,000, याद रखना है। सेलिंग लिमिट क्या है, वेज लिमिट क्या है, थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, 15,000 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स, अभी मैं इसकी टैली प्राइम में एंट्री करते हुए बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, आपको नॉलेज होगी अच्छी। और मैं चाहता हूँ कि आने नेक्स्ट वीडियो जो कल का होगा मेरा एम्प्लॉयज स्टेट का होगा, ये एसआई का होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में टीडीएस जीएसटी से रिलेटेड वीडियो लाता रहूंगा। आप सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को कंटिन्यू देखते रहिए। अब एक लेते हैं हम एग्जाम्पल 15,000 रुपये का। इफ एम्प्लॉय स्टेंस होज बेसिक सैलरी लेस देन इक्वल टू 15,000 इज इक्वल टू 13 एम्प्लॉइज। तो एम्प्लॉय स्ट्रेंथ होज बेसिक लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 8 एम्प्लॉइज, टोटल हो गए 21 एम्प्लॉइज। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, 15,000 से कम सैलरी वाले तो 13 एम्प्लॉइज थे, 15,000 से ज्यादा सैलरी वाले 8 एम्प्लॉइज थे, टोटल हो गए 21 एम्प्लॉइज। If at is applicable, employee strength is more than 20,000. Or further purpose of applicability of the employees irrespective of their salaries, whether it is below, equal or more than 50,000 are to be counted. यहाँ पे बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जो अकाउंटेंट हैं, उनको कंफ्यूजन होती है कि एक 15,000 से कम वाले इम्प्लॉय तो 13,000 है एग्जाम्पल, 15,000 से ज्यादा वाले 8 हैं, तो ये तो हो गए 21। तो क्या ये कटना चाहिए? तो फ्रेंड्स कटना चाहिए। यहाँ पे ये नहीं देखा जाता है कि इम्प्लॉयज की सैलरी कम होगी या ज्यादा होगी, आपको सिर्फ एम्प्लॉयज काउंट करने होते हैं। अब आता है सैलरी फॉर द पर्पज ऑफ पीएफ। सैलरी में क्या क्या काउंट होता है? तो फ्रेंड्स सैलरी में काउंट होता है बेसिक सैलरी, डीए यानी कि डीएनएस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता, प्लस स्पेशल अलाउंस अगर कोई होते हैं तो, ये 3 चीजें। अब रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन शेयर, पीएफ एम्प्लॉयज का रेट क्या होता है? एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन होता है 12% बेसिक सैलरी, और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी होता है 12% ऑफ बेसिक सैलरी। लेकिन ये एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है, ये नीचे एग्जाम्पल से मैं बताता हूँ। मान लीजिए राम है, उसकी बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस है 14,000। देख लीजिए, बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस मान के, डीए मान के, अलाउंस मान के 14,000 रुपये सैलरी है। तो राम कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स ईपीएफ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड में राम का कंट्रीब्यूशन हुआ 14,000 रुपये का, 12% 1,680 रुपये। एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स ईपीएफ, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होगा प्रोविडेंट फंड में, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड में होगा उसका 3.67% ऑफ सैलरी, 14,000 रुपये का 3.67% यानी कि 514। और ईपीएस में एम्प्लॉयज पेंशन फंड में होगा उसका 8.33%, 14,000 रुपये का 8.33%, 1166। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, ध्यान से समझना कि एम्प्लॉयर के दो जगह ईपीएफ के पैसे कटते हैं, एक तो ईपीएफ में, एक ईपीएस में, एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम, पेंशन फंड में, एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम में। ठीक है, तो एम्प्लॉयज पेंशन फंड में कटते हैं उसके 3.67%, पेंशन स्कीम में करते हैं उसके पेंशन कंट्रीब्यूशन में करते हैं 8.33%। तो टोटल कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द पीएफ अकाउंट द एम्प्लॉय इज इक्वल टू 1,680 रुपये। तो एम्प्लॉय के हुए प्लस 514 रुपये हो गए एम्प्लॉयर के। अगर कोई कहता है कि ईपीएफ कितना कटा है, तो ये 2,194 रुपये कटे हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है आपको कि एम्प्लॉय को जो एम्प्लॉयर के 12% पूरे कटे हैं वो भी मिलेंगे जब भी, और 12% उसके अपने तो मिलेंगे ही। लेकिन अपने और इसके जो है एम्प्लॉयर के कैसे कैसे बाइफिकेट होते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एग्जांपल ये लेता हूँ राम वाला। अब एग्जांपल लेते हैं, राम की सैलरी है 14,000 रुपये, तो हमने एंट्री बनाई सैलरी अकाउंट डेबिट टू राम टू ईपीएफ पेबल। ये 14,000 रुपये जो सैलरी है ना फ्रेंड्स, 14,000 रुपये का 12% तो मैंने सीधा सीधा ये ले लिया, माइनस करा, बचे 12,320 रुपये। टैली में एंट्री करते चलते हैं हम। ठीक है, तो हमारे पास राम की सैलरी है 14,000 रुपये और 12,320 रुपये। तो आ जाते हैं हम, हमने एक एंट्री बनाई जर्नल में पास करी है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू राम टू ईपीएफ पेबल। सैलरी अकाउंट डेबिट टू राम टू ईपीएफ पेबल, आप देख लीजिए इसमें 12,320 और 1,680। ठीक है,
आपको सबको पता है सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। राम हमारा, वैसे तो राम हमारा सिंडिकेटर्स नहीं है, सैलरी पेबल में आएगा। सैलरी पेबल में जाओगे, करंट लाइबिलिटीज में जाएगा। ठीक है, राम हमारा क्या है, सैलरी पेबल में, सैलरी पेबल में करंट लाइबिलिटीज में। ईपीएफ पेबल हमारी करंट लाइबिलिटीज है। ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये बता रहा हूँ मैं आपको। आपको अपनी कल को अकाउंटिंग अगर आपके पास आती है इस तरीके की, तो आपको ऐसे ही सोल्व करनी है। तो फ्रेंड्स, जो भी ड्यू डेट होगी सैलरी की, तो राम को आप सैलरी देंगे जब, तो देंगे तो 12 ये देंगे आप, 14,000 रुपये नहीं देंगे आप, 12,320 रुपये देंगे। तो राम अकाउंट डेबिट पीएनबी, आपको कोई सा भी बैंक हो सकता है, 12,320 रुपये की मैंने ये पेमेंट कर दी राम को पेमेंट के थ्रू। ठीक है, पीएनबी के थ्रू। आपका कोई भी बैंक हो सकता है, उससे आप कंफ्यूज मत होइए। राम को पेमेंट कर दी मैंने, पेमेंट में पीएनबी से राम को। अब आते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयज ईपीएफ, एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम। पीएफ कटा था 3.67%, 8.33% पेंशन स्कीम। ईपीएफ पेबल बैठा है 1,680 रुपये। एम्प्लॉयर का ध्यान रखना, ये मालिक का, एम्प्लॉयर का, बॉस का है 1,680 रुपये। तो हिसाब ले लेते हैं बॉस का भी, हिसाब किताब। तो बॉस का है हमारे पास 514 रुपये एक है, 1,166 रुपये दूसरे हैं, और ईपीएफ पेबल है हमारे पास 1,680। ठीक है, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, ये हमारा क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट नहीं है, यहाँ गलत हो रखा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट कब होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। ये डायरेक्ट तब होते हैं जब ये पेंशन स्कीम ईएसआई होता है, तो ये हमारा सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, हमने क्या एंट्री बनाई, हमने एंट्री बनाई एम्प्लॉय पेंशन फंड अकाउंट डेबिट, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉयज पेंशन प्रोविडेंट फंड। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 1,680 रुपये का। इसकी हमने एंट्री सही कर दी। अब जाहिर सी बात है, ये जो पेबल बना रखा है 1,680 रुपये, ये हमने जमा भी तो करने हैं। 1,680 रुपये और 1,600, बैक जाइए, 1,680 रुपये हमारे एम्प्लॉय के, 1,680 रुपये हमारे अपने। अपने मतलब एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय मिला गया, हो गया 3,360 रुपये। तो चलो इसकी पेमेंट कर देते हैं। हमने इसकी पेमेंट कर दी, ईपीएफ पेबल को पेमेंट करते दिखा दिया पीएनबी के थ्रू। ठीक है, तो ये फ्रेंड हो गया हमारा यहाँ पे खत्म ईपीएफ का। ईएसआई का मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। और अब देख लेते हैं इसकी क्या सिचुएशन बैठी प्रॉफिट लॉस अकाउंट पे। प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हमारे पास सैलरी तो आई, खर्चा 14,000 पे, और ईपीएस और ईपीएफ 514 और 1,166 है। ये हमारा सब एक्सपेंसेस है। ये जो देख रहे हैं ना, ये आप दोनों के दोनों, कौन से, एम्प्लॉयर वाले, ये हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ठीक है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। कई स्टूडेंट्स इसको इन्वेस्टमेंट डालते हैं फ्रेंड्स, लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं है ये हमारी। ठीक है, और ये सब सैलरी का खर्चा हुआ, ये हमारे को अलाउड है, ये अलाउड है। और इम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस जो होता है वो भी अलाउड है, वो नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ मैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर टैली अकाउंटिंग टैक्सेशन को सीखना चाहते हैं और देहरादून से रिलेटेड हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। 100% जॉब गारंटी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।